देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने यूआरआरडीए के अधिकारियों के साथ की बैठक। गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अवरुद्ध हुई सड़कों को प्राथमिकता से खोला जाए। पिथौरागढ़ में विधायक ने प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल, विधायकों के कार्यों में हस्तक्षेप का लगाया आरोप, कहा दायित्वधारियों को शीघ्र करना चाहिए बाहर। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में हाईटेक वार्ड टीकाकरण कक्ष एयर कंडीशनर के साथ मिलेंगी कई सुविधाएं, स्टाफ की कमी को भी पूरा करने का दावा। ऋषिकेश में अतिक्रमण पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग के लिए संचालकों ने आंदोलन के बीच चेतावनी, पुरानी शिकायतों पर भी एक्शन की दोहराई मांग। मसूरी में गणेश पूजन पर इंडिया नृत्य कार्यक्रम आयोजित, शहर के विभिन्न महिला और पुरुषों ने लिया भाग। संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पवार रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री और विधायक गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के नीलकंठ विहार पथरिया पीर पे प्रस्तावित सीवर लाइन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सर्वेक्षण संबंधी सभी आवश्यक कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को शीघ्र योजना का लाभ मिल सके। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को चुक्खूवाला और इंदिरा कॉलोनी में भी सीवर लाइन बिछाने के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारीगण और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि साल 2022 में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत पेयजल निगम द्वारा पथरिया पी नीलकंठ विहार इंदिरा कॉलोनी चुक्खूवाला क्षेत्र में सीवर लाइन के निर्माण और उससे संबंधित कार्य किए जाने थे, जिससे के बाद पेयजल निगम द्वारा लगभग 13 करोड़ का आगमन जो है वो बनाया गया। इसके साथ ही एलिवेटेड रोड निर्माण के संरक्षण का लेकर सीवरेज योजना के संरक्षण को पुनर्विकसित किया जाना है, जिसके लिए कार्रवाई गतिमान है। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में यूआरआरडीए के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बरसात के कारण अवरुद्ध हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने दूरभाष के माध्यम से मुख्य सचिव से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर बरसात में क्षतिग्रस्त और बह चुके पुलों के शीघ्र पुनर्निर्माण के लिए ठोस कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पुलों के पुनर्निर्माण में तेजी लाई जाए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन की कठिनाइयों से शीघ्र निजात मिल सके। बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते फिलहाल प्रदेश में कुल 166 सड़कें अवरुद्ध है। गढ़वाल क्षेत्र में 91 और कुमाऊं क्षेत्र में 13 जेसीबी मशीनों को अवरुद्ध मार्गों को खोलने के कार्यों में लगाया गया है और सड़कों और पुलों की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जहां पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, प्रभावित परिवारों से उनकी कुशलक्षेम भी जानी। इसके साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बता दें कि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा, प्रभावित परिवारों को हर संभव दी जा रही मदद। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों में अस्थायी रूप से किया गया शिफ्ट। प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है सरकार। पशुपालन मंत्रियों ने कहा, बाबा केदार से प्रार्थना, सभी प्रभावित परिवारों को इस कठिन घड़ी को सहने की करे शक्ति प्रदान। देखिए, मैं हमारे माननीय विधायक भरत चौधरी जी, हमारे बहुत ही सीनियर यहाँ के जिलाध्यक्ष भट्ट जी, हमारे विजय कप्रवान जी, समस्त अधिकारीगण, आपदा सचिव सेमवाल जी, हम सब ने जाके शूल न्याय पंचायत जो है वहाँ पे आज वहाँ जाके लोगों से मिले हैं। डैमेज ज़्यादा है, नुकसान बहुत हुआ है। वहाँ पे जो पानी की व्यवस्था इस वक्त जीरो है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमने सारे अधिकारियों को यही निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर काम करके उनकी पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था आज रात तक दुरुस्त कर दी जाए। कुछ वहाँ पे जो घर डैमेज हुए हैं, कुछ वहाँ पर लैंडस्लाइड प्रोन जोन हो गए हैं, वहाँ पर लोगों के घर समस्याओं में हैं, उनके हम लोगों को शिफ्टिंग के लिए हमने बोला है कि किसी सरकारी बिल्डिंग में, स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्र में या किसी हमारे जो
अन्य सेटअप हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति किसी के घर पे रेंट पे भी रहना चाह रहा है तो वो रेंट की व्यवस्था भी सरकार करके देगी, लेकिन प्राथमिकता सरकार की पहले कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाना है। 3 तारीख तक अभी अलर्ट है उत्तराखंड। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मार्ग, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और RCC टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में 7.5 लाख रुपए खर्च कर टीकाकरण कक्ष को हाईटेक बना दिया गया है। टीकाकरण कक्ष में लोगों को अब एयर कंडीशनर की हवा खाने को मिलेगी। इसके अलावा उन्हें टीकाकरण कराने में किसी भी प्रकार की असुविधा का भी सामना नहीं करना पड़ेगा।
भीड़ होने के बावजूद लोगों को बैठने की पर्याप्त सुविधा मिलेगी। बता दें कि डीएम सवीन बंसल ने कुछ महीने पहले सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया था। उस दौरान टीकाकरण कक्ष की स्थिति को देखकर डीएम काफी नाराज हुए थे, क्योंकि टीकाकरण कक्ष का कमरा काफी छोटा था और वहां गर्मी के बीच टीकाकरण कराना लोगों के लिए परेशानी भरा था। समस्या का संज्ञान लेकर डीएम ने हाईटेक टीकाकरण कक्ष बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। इसी कड़ी में टीकाकरण कक्ष का आज शुभारंभ किया गया। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और एसडीएम योगेश मेहरा ने टीकाकरण केंद्र का रिबन काटा है। इस दौरान दावा किया गया है कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और अन्य सुविधाओं की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। विधायक ने सचिवा चिकित्सा और डीएम से इस संबंध में बात की है। आगे बढ़ेंगे। शहर में अतिक्रमण पर एक बार फिर से कार्रवाई होने की उम्मीद जुटी है। प्रथम चरण में सरकारी संपत्तियों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। ये कार्रवाई नटराज चीप से हरिद्वार रोड और कोयल घाटी तक की गई है। कार्रवाई में नगर निगम, तहसील, अग्निशमन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान सरकारी संपत्तियों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को हटाया गया है। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों को प्रशासन की टीम ने मुनादी कर अतिक्रमण हटाने की सलाह दी। सलाह नहीं मानने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कार्रवाई के बीच देहरादून रोड पर फुटपाथ पर कब्जा कर दर्जन भर के करीब मशीनें खड़ी करने वाले व्यापारी के खिलाफ टीम ने कड़ा एक्शन लिया। 2 मशीनों को टीम ने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया। इस दौरान व्यापारी और प्रशासनिक टीम के बीच बहसबाजी हुई। सहायक नगर आयुक्त रमेश रावत ने बताया कि बैनर, पोस्टर, होल्डिंग हटाने का आज प्रथम चरण था। द्वितीय चरण में दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर साइज से बड़े लगे बैनर और होल्डिंग्स हटाए जाएंगे। तीसरे चरण में पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। आज नगर निगम ऋषिकेश, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, अग्निशमन विभाग और इसके अलावा जो हमारे अन्य सहयोगी विभाग हैं वो सभी हमारे अतिक्रमण अभियान में उपस्थित हैं। शहर को स्वच्छ, सुंदर और साफ बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक चरण में जो हमारे शहर में अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर ये सब लगे हैं उन सबको हटाने का काम चल रहा है। अगले दूसरे चरण में जो दुकानदार बंधुओं ने साइज से बड़े अपने दुकानों, प्रतिष्ठानों पर लगाए गए बैनर, होर्डिंग हैं उन सबको हटाया जाएगा और तीसरे चरण में संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में एम्स रोड पर काली कमली बगीचे के बाहर ठेली संचालकों ने प्रशासन से अतिक्रमण पर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर संचालकों ने अपनी ठेलियों को अतिक्रमण के नाम पर उजड़ने से बचाने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अलावा शिवाजीनगर तिराहे को नगर निगम की बोर्ड बैठक में पास 0 जोन के तहत अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को दोहराया है। ठेली संचालकों ने अपनी मांग पूरी करने के संबंध में काली कमला बगीचे के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रशासन से मांगों का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। ठेली संचालकों का नेतृत्व कर रहे यशवंत रावत ने शिवाजीनगर तिराहे पर 0 जोन का उल्लंघन करने वाले कुछ लोगों पर क्षेत्रवाद फैलाने का आरोप भी लगाया है। मामले में वायरल एक ऑडियो की जांच पुलिस ने करने की मांग की है। यशवंत रावत ने बताया कि इस मांग के संबंध में वह कोतवाली पुलिस को पहले ही तहरीर दे चुके हैं, जिसके बाद कुछ असामाजिक लोगों ने उनकी ठेली को सड़क पर पलट दिया। इस संबंध में भी उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री सनातन धर्म मंदिर में गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से आयोजित गणेश पूजन के अवसर पर डांडिया नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न महिला और पुरुषों ने भाग लिया। विगत 7 वर्षों से समिति द्वारा भजन कीर्तन डांडिया नृत्य का आयोजन किया जाता रहा है। इस मौके पर संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पंवार ने बताया कि गणेश सेवा समिति द्वारा हर वर्ष मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और लोग आस्था और विश्वास के साथ इसमें भाग लेते हैं। डीडीहाट के बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए दायित्वधारियों पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक बिशन सिंह चौपाल ने कहा है कि अयोग्य लोगों को पिथौरागढ़ जिले में दायित्व जो है वो धारी बनाया गया है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में दायित्वधारियों द्वारा सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने के बजाय जबरन विधायकों के कार्यों में हस्तक्षेप कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। विधायक चौपाल ने कहा है कि इस तरह के दायित्वधारियों को शीघ्र बाहर करना चाहिए। जो सरकार द्वारा, संगठन द्वारा कुछ लोगों को दायित्व की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे जो अयोग्य लोग हैं,
उन अयोग्य लोगों का काम देखता हूं मैं, विशेषकर जनपद पिथौरागढ़ में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में। और आगे बढ़ेंगे जहां ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, आपको बता दें कि 11 अवैध निर्माणों को सील किया गया है। बड़ी खबर, जहां बीसी तिवारी सचिव बर्निया के निर्देश पर एसडीएम योगेश मेहरा के आदेश पर सीलिंग की बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून से आए ऋषिकेश के एमडीडीए की टीमों ने पुलिस बल की उपस्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की है। ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई। ऋषिकेश के विस्थापित निर्मल बाग में विजय अनुज, शगुन शर्मा, मनीषा अग्रवाल, रवि सागर, विपिन चौधरी, शूरवीर सिंह बिष्ट के अवैध निर्माणों को किया सील। हरिद्वार रोड अखंड आश्रम में बन रही दुकानों को भी किया सील। वीरभद्र रोड पर होटल अशोक गंगा, अनीता पुजारा और प्रदीप के अवैध निर्माणों को भी सील किया। ऋषिकेश में लगातार आ रही अवैध निर्माणों की शिकायत। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुए तो होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। अभी 50 से अधिक अवैध निर्माणों पर होनी है सीलिंग की कार्रवाई। धन, बल और राजनीतिक दबाव अब नहीं चलेगा। एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करें निर्माण। अवैध निर्माणों की शिकायत आई तो फिर होगी बड़ी कार्रवाई। तो ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई। 11 अवैध निर्माणों को सील किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जहां 11 अवैध निर्माणों को सील किया गया है। बीसी तिवारी सचिव बर्निया के निर्देश पर एसडीएम योगेश मेहरा के आदेश पर सीलिंग की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही देहरादून से आई और ऋषिकेश के एमडीडीए की टीमों ने पुलिस बल की उपस्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की है। ऋषिकेश के विस्थापित निर्मल बाग में विजय अनुज, शगुन शर्मा, मनीषा अग्रवाल, रवि सागर, विपिन चौधरी, शूरवीर सिंह बिष्ट के अवैध निर्माणों को सील किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए सीलिंग की कार्रवाई की गई है, क्या पहले से नोटिस दिया गया था या फिर डायरेक्ट कार्रवाई? अपना एक सिस्टम होता है, बकायदा 2-3 दिन पहले नोटिस जारी किए जाते हैं। और अब थोड़ा सा मौसम था, बारिश था, लेकिन अभी भी बारिश जारी है। लेकिन अब एमडीडीए पूरी अपनी, कहते हैं ना, पूरी अपनी पोजीशन में आ चुका है। और साथ ही लगातार हम देख रहे हैं जिस हिसाब से आज 11 सीलिंग की गई है और ऐसे ऐसे जो सत्ता के प्रमुख लोग बैठे हैं और जो कहीं कहते हैं धाकड़ धन बन वाले राजनीतिक लोग बैठे हैं, उनकी सील भी आज यहाँ पर हुई है, जो गलत काम कर रहे थे, अवैध निर्माण कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, जो बंशीधर तिवारी है, वीसी है यहाँ के, सचिव मोहन सिंह बर्निया है, अब उन्होंने ठान लिया है कि कोई भी गलत काम करेगा, चाहे कितनी बड़ी सिफारिश हो, लेकिन उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। वही आज ऋषिकेश में देखने को मिला है। बहुत बड़े बड़े लोगों की, राजनीतिक लोगों की आज यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। और उन्होंने बताया कि आगे भी जारी रहेगी। लगभग 50 की लिस्ट और है, क्योंकि देहरादून से टीमें आई थी आज सवेरे और 11 सीलिंग यहाँ पर की गई। और बताया गया कि हर शनिवार को यहाँ पर होगी और 10-10, 12-12 की रेंज में यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ सुधरने का काम नहीं ले रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो नक्शे के विपरीत होता है, बिना नक्शे के यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वही लगता है अब जब अधिकारियों ने ठान लिया है कि अब अवैध निर्माण को नहीं बकसना और जो नियमों का पालन करना है, तो कहीं ना कहीं जो अवैध निर्माण करता है और जो ऐसे लोग हैं अब कहीं ना कहीं भाग खड़े होंगे। क्योंकि आज जो स्थिति दिखाई दी यहाँ पर, बड़े बड़े, मैं कहता हूँ धन बन वाले सत्ताधारी लोगों की भी आज यहाँ सीलिंग हुई है। और बड़ा प्रयास किया था कि 2 दिन पहले ही नोटिस भेज दिए जाते हैं कि आपकी सीलिंग होनी है। बड़ा प्रयास किया गया था, लेकिन किसी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं रही, रुकी और लगातार आज सभी की सीलिंग। पर सबसे बड़ा एक सवाल और उठता है देखने को, सीलिंग जरूर हो जाती है, पर यह देखने को आता है कहीं ऐसे लोग हैं जो सीलिंग के बाद भी निर्माण कार्य करते रहते हैं। ये अब एमडीडीए को जो बहुत बड़ा चुनौती का काम है। और झूठ देखना होगा, शिकायतें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सीलिंग जब हो जाती है तो निर्माण कार्य नहीं हो सकता। और अगर निर्माण कार्य करें ध्वस्तीकरण होगा, लेकिन कहीं जगह अभी भी सीलिंग की कार्रवाई चल रही है, चाहे वो देहरादून रोड हो और कहीं जगह और रोड हो, वहां पर सीलिंग के बाद भी निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं। अब ये एमडीडीए की बड़ी चुनौती है कि जो सीलिंग की जहां कार्रवाई है, जहां सील किए गए निर्माणों पर, वहां निर्माण कार्य बिल्कुल ना हो। निर्माण कार्य करें तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अत्यंत आवश्यक है, तभी यह अवैध निर्माणकर्ता यहाँ पर सुधरेंगे। तो क्या प्रशासन के पास भविष्य में शहर को अवैध निर्माण से बचाने के लिए या फिर इस तरह की जो कार्रवाई हो वो दोबारा ना हो, इसके लिए कोई ठोस प्लानिंग, ठोस योजना?
एक यहाँ पर मैं कहता हूँ ना, ये प्रशासन नहीं है, यहाँ पर अथॉरिटी है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, हर जिले में अथॉरिटी बनाई गई है, जहाँ एक सुंदर एक आप अपना घर बनाए, वहां से नक्शा पास कराएं, कितना आपको छोड़ना है, कितना रखना है, हवा पानी आए, रोड पे इंक्रोचमेंट नहीं करना। लेकिन लोग क्या करते हैं, नक्शा पास कराते हैं और उससे 10 गुना अधिक बना देते हैं। मतलब कोई डर नहीं है, कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। लेकिन अब लगातार जिस हिसाब से कार्रवाइयां हो रही हैं, तो लगातार डर बैठना वाजिब होगा। यहाँ आवासीय नक्शा बना के फ्लैट बना देते हैं, जो नहीं हो सकता। लगभग 500 गज का आपके पास प्लॉट होना चाहिए, तब आप फ्लैट बना के बेच सकते हैं। लेकिन 100, 50, 150 में 5 मंजिला बना के और फ्लैट बेचे जाते हैं, जो बिल्कुल निराधार है। हम एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से किया जाए तो जरूर कार्रवाई से बचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।